आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं जोड़ों की। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में लगभग 360 जोड़ होते हैं और हर जोड़ का अपना एक अहम योगदान रहता है। और इन जोड़ों में महत्वपूर्ण जोड़ हैं हमारे घुटने और हमारे कंधे। आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम इन्हीं की सेहत से जुड़ी बातचीत करेंगे, इसी के बारे में हम जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य जैन। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप है ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्कार, साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर जतिन तलवार का। नमस्कार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली से। डॉक्टर तलवार, आपसे ही शुरू करते हैं। पहले नी की बात करना चाहूँगा। क्यों होता है कि चाहे कोई 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का व्यक्ति है, ज़मीन पर बैठें या फिर सोफे कुर्सी पर भी जब उठते हैं तो नी में बहुत दर्द होती है? एक्चुअली नी जॉइंट का होता है आपके जो बॉडी वेट है, तो एक रफ कैलकुलेशन ये होती है कि बॉडी वेट से करीब 4 to 5 टाइम्स बियर करता है नी जॉइंट वेट अगर आप नीचे से ऊपर उठते हैं, बिकॉज आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है। तो इतना ज़्यादा वेट अगर आपके छोटे से एरिया पे पड़ेगा तो जस्ट इमेजिन उस पर कितना फोर्स पड़ रहा है उसको डैमेज करने के लिए। इसीलिए ये कहा जाता है कि जमीन पे उठना बैठना नी जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ओके। या चाहे जो भी एज हो, अगर और वेट भी फिर मेंटेन करें। वेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है नी जॉइंट के लिए, दैट इज वेट। आपने ये वर्ड सुना होगा, बॉडी मास इंडेक्स, ओबेसिटी, नॉर्मल लीन एंड थिन। तो बॉडी मास इंडेक्स से बहुत रिलेटेड होता है हमारे नी जॉइंट का प्रॉब्लम्स। ओबीस पेशेंट्स के अंदर आपको हरदम दिखेगा कि नी जॉइंट की तकलीफ हरदम ज्यादा होगी, नी पेन होता है, आर्थराइटिस जल्दी सेट होती है। तो इसीलिए वेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो डॉक्टर आदित्य, कुछ लोग जैसे वेट ट्रेनिंग लेते हैं, जिमिंग करते हैं, अब वहाँ पर भी घुटनों पर बर्डन तो पड़ेगा, तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए या किस तरीके से, क्योंकि वो टेक्निक नहीं पता होती कि घुटनों को कैसे बचा कर रखें? तो जैसे डॉक्टर तलवार ने बोला, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वेट मैनेज करना। अगर पेशेंट अपना वेट को मैनेज रखे, बॉडी मास इंडेक्स को मैनेज रखे, तो आप अपनी एज तो नहीं कंट्रोल कर सकते बढ़ने से, बट आप अगर आप बीएमआई को कंट्रोल करेंगे तो आपकी जो लोड है नी पे वो कम पड़ेगा। अगर नी पे लोड कम पड़ रहा है तो वेट कम हो गया, तो फोर्स भी कम हो जाएगा। जब आप ज़मीन से उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके लोड कम पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आप अपनी थाइस की, बैक ऑफ थाई की, हिप की, स्पाइन की एक्सरसाइजेस करके अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो जॉइंट पे लोड पड़ना कम हो जाता है। तो यानी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम एक्सरसाइज भी पूछेंगे, लेकिन आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें। यदि डॉक्टर आदित्य से, डॉक्टर जतिन से आप कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें स्टूडियो फ़ोन कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 2309-7532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर जतिन, एक्सरसाइज की बात करते हैं क्योंकि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। नी की बात करें तो चाहे हैमस्ट्रिंग हो या क्वाड्रिसेप्स, थोड़ा बताइए क्या एक्सरसाइजेज हम लोग अपने डेली रूटीन में शामिल करें? सबसे पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज से क्या होता है, अगर आपका जॉइंट घिसा है और उसमें पेन है, तो आपकी जो उसके अराउंड मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स नी के सामने वाली मसल्स हैं जो आपके सामने होती हैं थाई पे। अच्छा। और हैमस्ट्रिंग पीछे वाली मसल्स हैं। अच्छा। आपने सुना होगा स्पोर्ट्स में हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, वो सब। तो हैमस्ट्रिंग पीछे वाला कंपार्टमेंट है और क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्री मतलब 4, तो ये 4 मसल्स हैं। इस 4 मसल में ये वाली मसल जो है, जिसको हम वास्टस मीडियलिस बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है नी की। इसकी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं, खड़े खड़े ऑफिस में। और आजकल तो कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल है, दिन भर कंप्यूटर पे बैठना, सेम पोस्चर में बैठना। तो अगर आप बीच बीच में अपने नी जॉइंट को स्ट्रेच, बहुत सिंपल, सीधा करेंगे। सीधा करके इसको जितना आप टाइट कर सकते हैं करेंगे। और अपना एंकल जो है फुट को सीधा अपनी तरफ खींचेंगे अपने। तो एक खींचने की सेंसेशन आपको फील होगी। ये हैमस्ट्रिंग में हो रही है, हैमस्ट्रिंग एज वेल एज क्वाड्रिसेप्स। आप देखिए टाइट हो गया आपका। अच्छा, इसको ढकनी कहते हैं घुटने की। नी कैप टाइट है इस टाइम। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 5 सेकंड, फिर धीरे धीरे 7 सेकंड, 10 सेकंड, जितना आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं करिए इसको। और दोनों नीज में। ऐसा नहीं है कि जिस नी में प्रॉब्लम है या थोड़ा बहुत दर्द है वहीं करना है। उसने ने कुछ गुनाह नहीं किया बेचारे ने, उसको भी इक्वल एक्सरसाइज देनी है। बहुत बेसिक एक्सरसाइज करनी है। अगर आपकी मसल स्ट्रांग है तो मसल एक जॉइंट का फंक्शन टेक ओवर करती है स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी मतलब एक बैलेंस। अगर मसल में बैलेंस बना रहेगा सब तरफ तो जॉइंट कम पेन करेगा। डॉक्टर आदित्य, कॉलर है इस समय फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ भावना मैडम, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं प्रदीप भोपाल से। मैं
प्रदीप जी टेलीविजन का वॉल्यूम करके जल्दी से सवाल पूछिए प्लीज। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या है कि हम लोग मैमल्स ग्रुप को बिलोंग करते हैं, होमो सेपियंस है ना, मनुष्य जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, बोल पाता है। इस ग्रुप के जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जिनमें जॉइंट्स पाए जाते हैं, जो कि बोल नहीं पाते हैं, तो उनके जोड़ों के दर्द की केयर कौन करता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वो बेचारे एनिमल्स का क्या होगा? थैंक यू। डॉक्टर आदित्य। सर बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है होमो सेपियंस जैसे उन्होंने खुद बोला, हम और लोग की जो बैलेंस है, हम लोग का जो स्टेचर है वो अपराइट है। मतलब हम लोग अपने घुटनों का सारा बॉडी का वेट घुटनों पे यूजुअली पड़ता है, और बाकी जो एनिमल्स हैं जो मुझे लगता है वो सब 4 लेग्ड होते हैं, तो उसमें जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट जॉइंट्स पे आ जाता है। तो पर्टिकुलरली नी और पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर जॉइंट पे पेन और लोड नहीं पड़ता, वो सब बैलेंस्ड पड़ता है। एज अ ह्यूमन बीइंग सारा लोड जो है हमारे लेग्स पे आता है, इसीलिए उनमें ज्यादातर शोल्डर के बजाय आप देखते हैं ज्यादातर नी आर्थराइटिस ज्यादा कॉमन है। ओपीडी में जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं वो ज्यादातर क्या समस्याएं लेकर आते हैं? सबसे कॉमनली नी पेशेंट्स आते हैं, उनमें स्टिफनेस होती है, सबसे कॉमन स्टिफनेस मतलब अकड़न। वो बोलेंगे कि जब हम लोग बैठ के उठ रहे, जैसे आपने पूछा था कि हम बैठ के उठ रहे हैं तो हमको ज़्यादा पेन हो रहा है, हमारे जोड़ों में सूजन है, हमारे घुटने अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं, जिसको हम अलाइनमेंट खराब हो जाती है। और एक और सबसे कॉमन कारण होता है कि पेशेंट बोलता है कि जैसे ही वो घुटना मूव कर रहा है तो उसको जॉइंट्स पे आवाज आ रही है। सो दैट इज थोड़ा ज्यादा स्टेज ऑफ प्रॉब्लम। टक टक पॉप साउंड जो है जी, जो वो तब आती है जब आपस में बोन टकरा रही होती है, तो वो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है कि जब पेशेंट की पेन और स्टिफनेस बहुत बढ़ गई है। लेकिन सबसे पहले पेशेंट मोस्टली आता है पेन और स्टिफनेस के साथ, अकड़न जो बोलेंगे। ओके, तो डॉक्टर जतिन, जब ये हम अकड़न की बात करें कि हम टक टक की कट की आवाज़ आती है, अब ये तो यंग एज में भी आती है और जो थोड़ा एजेड व्यक्ति है उसको भी आती है, तो क्या सबके साथ वो सेम इशू है? और खास करके जब सर्दियां आती हैं तब बहुत महसूस होता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली कई बार पेशेंट इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान होता है, स्पेशली एट यंगर एज, कि जोड़ों में आवाज़ आ रही है। थोड़ा बहुत आवाज़ होना जोड़ों में इज़ नॉर्मल, ओके, अनलेस वो पेन के साथ एसोसिएटेड हो। अगर आपको आवाज़ भी आ रही है और आपको दर्द भी है, जैसे कि ज़्यादा एज में आपने पूछा, तो वो एक कंसर्न होता है। उसके लिए मेरी सब दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह की तकलीफ का इलाज अपने आप ना करें, एक स्पेशलिस्ट एडवाइस लीजिए, थेरेपिस्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास आइए। क्योंकि कई बार हमने देखा है अपने आप जाके एक्सरे कराएंगे, फिर वो कभी एक्सरे गलत हो जाता है, सही भी हो तो पता नहीं होगा, और फिर इलाज कुछ भी चालू हो जाएगा, कोई भी दवाइयाँ चालू हो जाएंगी। किसी किसी के बच्चे बाहर हैं, वो कहते हैं मैं आपकी दवाई भेज देता हूँ, आप ही ले लीजिए। तो अपनी इस तरह के इलाज ना करके। और एक्सरे की बात यहाँ पे डॉक्टर जतिन ने की है, एक्सरे भी कैसे लें बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र चलते हैं। मधुर जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ, नमस्ते। नमस्कार। डीडी मॉर्निंग शो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते है। थैंक यू। आदित्य जी और दोनों डॉक्टर को मेरे नमस्ते है। और सबसे पहले कल रात हमारे देश के माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, इसके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि। और मेरा क्वेश्चन ये है कि रेगुलर मेरा वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो 3 से 4 किलोमीटर या कभी कभी 5 किलोमीटर भी हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरा एक्सर्शन ज्यादा हो रहा है नहीं का, तो इसके बारे में आप कुछ मुझे बताइए। आपकी उम्र कितनी है मधुर जी? 34। और कब से आप वॉक कर रहे हैं इतना? लास्ट 10 ईयर्स। ओके। डॉक्टर जतिन, क्या मूवमेंट नी जॉइंट के लिए अच्छा है और कितना चलना चाहिए? इस पे चलने पे ना कोई कैप है ना कोई लिमिट है, जैसा है ना सर ने बताया। बहुत अच्छी बात है कि इनका डेली वॉकिंग डिस्टेंस 4 से 5 किलोमीटर है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये बोलती है कि आपको कम से कम रोज 8 से 10 हज़ार स्टेप तो करने हैं। तो ये इनके घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, बुरा बिल्कुल नहीं है। चलते रहिए, जो एक्सरसाइज करते रहिए घुटने की, क्योंकि चलने से स्पेसिफिकली क्वाड्रिसेप्स आप जब एक्सरसाइज इनको डेडिकेट करके करेंगे तो वो आपके घुटने के दर्द को ज्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन डॉक्टर आदित्य, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मेट्रो लेने गए तो हमें लगता है मैं लिफ्ट नहीं ले रहा, एस्केलेटर भी नहीं ले रहा जी, मैं तो सीढ़ियां चढ़ उतर रहा हूँ, ये घुटने के लिए अच्छा है? जी सर, मुझे ऐसा लगता है जब तक कंप्लेंट्स नहीं है, जैसे सर ने बताया कि जब तक पेन एसोसिएटेड नहीं है, आप अपनी एक्टिविटीज आराम से कर पा रहे हैं, अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, वाटर इंटेक अच्छा रख रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पेन है और वो स्पेशली चाह रहा है कि मैं स्टेयर्स लूँ या ज़मीन पे बैठूं, तो उसके लिए फिर वो नी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बचाने की। अब हम लोग के नी सिम्टम स्टार्ट हो गए, हम चाहेंगे कि हमारी डी जनरेशन या जो घिसावट है वो ना बढ़े, तो हम चाहेंगे कि उसको हम कम से कम लोड दें। लेकिन अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो वॉकिंग, जैसे उन्होंने बोला, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइजेज, ये बहुत अच्छे हैं नी जॉइंट के लिए। जी,
दिल्ली से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। भगवती जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्ते। मैं पहले तो सभी को मेरी तरफ से सुबह की नमस्कार। और मेरा सवाल ये है कि मैं जब सुबह सो के उठती हूँ ना या बैठ के खड़ी होती हूँ तो मेरे घुटने में मतलब उल्टी तरफ वाले घुटने में काफी दर्द होता है, और सो के जैसे सोती भी रहती हूँ बिस्तर पे और करवट बदलती है तो घुटना ना खटखट बोलता है। और वेट में मेरे को वॉक करने जाती हूँ सुबह मॉर्निंग में 40 मिनट, तो मुझे पूछा जाती है कि मेरे को वॉक करना सही है या गलत है, और कितनी देर या करूँ तो कितनी देर करूँ? जी डॉक्टर जतिन, घुटने में अगर आगे दर्द हो नी कैप में, या जैसे भगवती जी कह रही हैं पीछे, क्या फिर अंतर है? घुटने के आगे जो नी कैप का दर्द है जिसको हम पैटेलोफेमोरल जॉइंट बोलते हैं, नी कैप और जो ऊपर की हड्डी है उसमें जॉइंट बनता है, ठीक है। वो हड्डी घिसने का बहुत वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन होता है जो आपका जॉइंट का घिसना स्टार्ट हुआ है। पैटेलोफेमोरल आर्थराइटिस मतलब अभी आपके घुटने की जो आर्थराइटिस है एक घुटने के कंपार्टमेंट में लिमिटेड है। तो ये वो सही वक्त है जहां आप अपने घुटने की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करिए, और जो पोस्चर एडवाइस है जैसे जमीन पर नहीं बैठना, आलती पालती नहीं लगानी, टॉयलेट्स के अंदर वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना। कॉमन प्रॉब्लम वेस्टर्न टॉयलेट सबके यहाँ नहीं है, तो हम एक कॉमोड चेयर ले सकते हैं जिसको हम कॉमोड चेयर का इस्तेमाल रोज करें, उसको फोल्ड करके रख दें। वज्रासन जैसे बताया गया, डॉक्टर कनिष्का ने पहले बताया, वज्रासन से जब आप खड़े होते हैं तो आपके घुटने के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो ये सब एक्टिविटी करें। और पीछे का दर्द? पीछे का दर्द हैमस्ट्रिंग्स का दर्द होता है यूजुअली, जो टाइटनेस स्टिफनेस इनके केस में ये हैमस्ट्रिंग का दर्द बिल्कुल। होता है। तो इनके एक्चुअली इनको पूरा इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, इनको मुझे लगता है एक्सरे जरूर कराना चाहिए, और उसके बाद इनको एक्सरसाइज करनी चाहिए डेडिकेटेड टुवर्ड्स अ नी। जी डॉक्टर एक आदित्य, और कॉलर बिजनौर हमारे साथ से जुड़ गए हैं। ममता जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम नमस्कार। मैम मेरा सवाल ये है कि मेरी एज 55 है जी। और मेरा जो है ना राइट घुटने में स्वेलिंग आ जाती है और क्या कहते हैं थोड़ा चलने में दिक्कत होती है, जबकि मैं विटामिन डी और कैल्शियम रेगुलर लेती हूँ, लेकिन हाँ ये छोड़ती हूँ 15-20 दिन में फिर यही प्रॉब्लम वापस आ जाती है। जी डॉक्टर आदित्य। जी विटामिन डी कैल्शियम लेने से इनकी डेफिनेटली बोन स्ट्रांग रहती है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है जो ये कर रही हैं। बट जैसे डॉक्टर तलवार ने बताया कि इनको जाके अपना एक्सरे कराना चाहिए, और एक्सरे में मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नी जॉइंट के एक्सरे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट बेयरिंग एक्सरे। ओके। कोई भी डॉक्टर के पास जाएं तो वो हमेशा आपको लिखेगा कि आप खड़े होकर एक्सरे कराएं, उससे आपकी नी की अलाइनमेंट प्रॉपर्ली पता लगती है, आपका पता लगेगा कि बोन किस कंपार्टमेंट में टच हो रही है और हमको कैसे आगे प्रोग्रेस और ये ट्रीटमेंट बहुत करना है। महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ डॉक्टर आदित्य ने बताया है कि जब आपको डॉक्टर एक्सरे करने के लिए कहे तो लेट के एक्सरे नहीं कराना है, बैठ के एक्सरे नहीं कराना है। डॉक्टर साहब ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि खड़े होकर एक्सरे कराना है। बिल्कुल, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, एक बैम्बू स्टिक है, सीधी खड़ी है बिल्कुल आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे उसे वेट पड़ेगा तो मुड़ेगी। तो नॉर्मल एक्सरे अगर आपको लेट के करा रहे हैं आप घुटने का सामने से, तो वो बहुत अच्छा दिखेगा नॉर्मल, चाहे एडवांस आर्थराइटिस में भी कभी कभी ऐसा है। लेकिन जैसे ही पेशेंट ने खड़ा होकर करवाया तब आपको पता चलेगा घुटना किस तरफ टेढ़ा हो रहा है, और उसी से ही आपका सर्जन और आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आगे ट्रीटमेंट क्या करना है, किस तरह से जाना है आगे। लेकिन अगर सूजन है जैसे घुटने में, तो क्या एक्सरे में कोई दिक्कत आ सकती है? बार बार एक्सरे कराना पड़ सकता है क्या? एक एक्सरे में वो पता चल सकता है सूजन की वजह से भी कि क्या समस्या है? सूजन एक अलग चीज है। सूजन ऐसा नहीं है जरूरी कि घुटने के अंदर हड्डी घिस गई तो ही सूजन आएगी। सूजन के बहुत कारण होते हैं, घुटने में पानी भरना, साइनोवाइटिस जिसको हम कहते हैं। तो सूजन आने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली हम लोग आपका ब्लड प्रोफाइल कराते हैं, शुगर कराते हैं, थायराइड कराते हैं, और गठिए के जो होती हैं रिमोटॉइड फैक्टर वो सब करवाते हैं। जी, नी पर एक आखिरी सवाल की फिर शोल्डर पे चलेंगे। डॉक्टर साहब आप दोनों तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जी। तो नी में अगर कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम आ गई, जी। क्या सर्जरी ही है या उससे पहले और क्या विकल्प है? सर 90% मेरे को लगता है डॉक्टर तलवार भी मेरे साथ सहमत होंगे, पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत 90% नहीं अच्छा। होती है। ओके। पेशेंट की डिले करने से ही सर्जिकल चांसेस बढ़ते हैं। अगर पेशेंट टाइम पे दिखाए डॉक्टर को, जब उसको सिम्टम्स जैसे हमारे दोनों कॉलर्स ने बताया उनको प्रॉब्लम चल रही है, अगर वो इस टाइम पे दिखाने जाएंगे, और यही एज ग्रुप है यूजुअली 45 to 55 जिसमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, अगर आप उसी समय डॉक्टर्स को दिखाएं तो आपकी सर्जिकल चांसेस कम हो जाते हैं। एक तो एक्सरसाइज और क्या दवाई? एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, विटामिन, बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छा आजकल एक और चीज होती है अलाइनमेंट करेक्शन। जैसे अगर दिख रहा है 45 की एज से कि अलाइनमेंट पहले से ही इनवर्ड है, जैसे आपका घुटने अंदर की तरफ बोइंग हो रही है, तो अलाइनमेंट करेक्शंस आजकल बेल्ट आती है, अंदर की मसल स्ट्रेंथनिंग, वी वास्टस मीडियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पेशेंट स्टार्टिंग से कर सकता है। जी यशपाल जी दिल्ली से जुड़ गए हैं हमारे साथ। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार।
तो मेरा सवाल ये है कि ये घुटनों के दर्द के लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो कितने इफेक्टिव हैं? जी डॉक्टर साहब, इंजेक्शन कब लगते हैं घुटने में? देखिए, जिन इंजेक्शन की बात हो रही है वो इंजेक्शन होते हैं हाइलुरोनिक एसिड के, जो इंजेक्शन अंदर स्टेरॉइड के भी लगते थे। लेकिन इंजेक्शन घुटने के अंदर लगाने का एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ऑर्थोपेडिक लिटरेचर है वो इक्विवोकल है। इक्विवोकल मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इंजेक्शन लगाने से आप ठीक ही हो जाएंगे। तो इंजेक्शंस ने लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट शो नहीं करे हैं, लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है, अगर खुदा न खास्ता आपको आगे जाके नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी और आपके घुटने में आपने 3-4 इंजेक्शन लगवा रखे हैं, तो आपने एक स्टेराइल फील्ड को ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर रखा है बाहर से, तो इन्फेक्शन का चांस और वो सब प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड है। जी चलिए, ये तो बात घुटने की रही। शोल्डर की बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर आदित्य अपर लिम्ब की कोई भी मूवमेंट बिना शोल्डर जॉइंट के पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर अमूमन क्या तकलीफ लेकर आते हैं लोग? जी, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एक चीज़ बोलता हूँ कि शोल्डर जॉइंट जो हमारे भगवान ने बनाया है वो मूवमेंट्स के लिए बनाया है, चलने के लिए नहीं बनाया है। तो 80 to 90% पेशेंट्स को शोल्डर में जब तक इंजरी ना हो, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है मोस्टली वो मांसपेशियों की होती है, जिनको हम लोग टेंडन्स, मसल्स, लिगामेंट्स इसमें क्लासीफाई करते हैं। तो पेशेंट्स को 3 प्रॉब्लम हो सकती है, या तो उनके टेंडन्स सूजे हो जिनको टेंडनाइटिस बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जैसे विटामिन कम हो, एज ज़्यादा हो, तो टेंडन्स की मूवमेंट होते होते वो बॉल और ऊपर वाली बोन के बीच में टकराते हुए घिसते हैं। दूसरी चीज़ हो सकती है कि अगर यही चीज़ लंबे टाइम तक चल रही है और पेशेंट ने अपनी जांच नहीं कराई तो उसको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। ये सबसे कॉमन चीज़ आपने सुनी होगी। तो हम लोग और कोई जॉइंट पे फ्रोजन वर्ड नहीं लगाते, लेकिन फ्रोजन शोल्डर लगाते हैं बिकॉज शोल्डर बहुत जल्दी स्टिफ हो जाता है, जाम हो जाता है। जी। और तीसरी चीज़ जो हो सकती है कि अगर आपके टेंडन्स कमज़ोर है और ये चीज़ें बहुत दिनों से चल रही हैं, हल्की सी इंजरी हुई, 50-55 के ऊपर की एज ग्रुप है और पेशेंट बोल रहा है मैं अपना हाथ नहीं उठा पा रहा चोट के बाद, तो उसके टेंडन की टियर भी हो जाता है कई बार, जिसको हम लोग रोटेटर कफ टेंडन टियर भी बोलते हैं। ओके। लेकिन डॉक्टर, जब मान लीजिए मेरा शोल्डर स्टिफ है, एक शोल्डर मेरा बहुत अच्छे से मूव कर रहा है, लेकिन दूसरा शोल्डर जो है वो कभी कभी मुझे लगता है कि अचानक से स्टिफ हो जाता है और कभी वो अचानक से वैसे वर्किंग में आ जाता है जैसे वो पहले था, तो क्या ये एक इशू हो सकता है? मुझे चेकअप कराना चाहिए? अगर आप स्टिफनेस कह रहे हैं, मतलब अगर आप श्योर हैं कि हाँ स्टिफ है शोल्डर आपका, तो स्टिफनेस के अंदर आपको जांचें करानी चाहिए। एक मोस्ट कॉमन कॉज जो स्टिफनेस शोल्डर का होता है वो होता है डायबिटीज, शुगर के पेशेंट्स के अंदर देखा गया है, शुगर है, थायराइड है, इन पेशेंट्स के अंदर शोल्डर की स्टिफनेस बहुत कॉमन है, जिसको हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अपनी जांच करवाना बहुत जरूरी है और शुगर का कंट्रोल बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर जतिन निशिकांत जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, सवाल पूछिए। सवाल पूछूं? हाँ जी जी। मेरा जो दाहिने पैर है वो बाहर कभी कभी रात में जब सोता हूँ तो उठता हूँ तो कभी कभी दर्द हो जाता है, थोड़ा उठने में थोड़ा दर्द में थोड़ा जब उठता हूँ ना थोड़ा पेन करता है, वो उठने में थोड़ा मुश्किल होता है, फिर अपने आप अच्छा हो जाता है। इस आज नहीं बहुत दिन से ऐसा चल रहा है, वो मेरे दाहिने पैर में ऐसा होता है, थोड़ा उसका उपाय बताइए जैसे पेन ना हो। जी डॉक्टर साहब, ये जब हम शोल्डर में दर्द की बात करते हैं, क्या ये मियादी साइक्लिकल है कि कभी दर्द आता है कभी चला जाता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने अमित जी, ये साइक्लिकल डिसऑर्डर जिसको मियादी बीमारी कहा जाता है। कभी आपको लगेगा जैसे आपने बताया शोल्डर दर्द होने लग गया, कुछ दिन तक रहा और एकदम से फिर सही हो गया, वो अपने आप भी ठीक होते हैं। लेकिन देखा यह जाता है और करना ये चाहिए कि जब आपका शोल्डर दर्द है तो दवाइयों के अलावा आप धीरे धीरे फिजियोथेरेपी करें। उस पर सेक होता है, सेक के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ सेक वो नहीं होता कि आपने हीटिंग पैड लगा लिया। सेक के अंदर बेस्ट फॉर्म ऑफ सेक होता है गर्म पानी, जिसको स्टीम कहते हैं। गर्म पानी के अंदर आपने तौलिया लिया, उसको निचोड़ा और उसको लगा के सेक करा। इससे क्या फायदा होता है? ये मॉइस्ट हीट है, और ये दोनों शोल्डर या नी, कोई भी शोल्डर या नी कुछ भी हो, मॉइस्ट हीट की पेनिट्रेशन अच्छी होती है बॉडी के अंदर। ड्राई हीटिंग पैड कभी उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। और दूसरी बात, डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि उनके सेंसेशंस कम होते हैं कई बार, तो वो उनको लगेगा हमारा पैड गर्म नहीं है और वो ज्यादा गर्म होके बर्न्स भी कर देता है, तो वो एक प्रिकॉशन है। तो यार ये जब बच्चे जो छोटे इन्फेंट्स होते हैं उनको नहलाते वक्त जो वो हॉट वाटर जो वो ऊपर से डालते हैं उनके जोड़ों पर, तो उसके पीछे यही लॉजिक है कि वो जोड़ खुल जाए, तो वो करना ठीक है? क्योंकि आपने कहा कि हीटिंग पैड नहीं लगाना है, आपको तौलिया गर्म पानी में डिप करके फिर लगाना है, तो बच्चों को भी ऐसे सिखाई करें?
मेरे हिसाब से लॉजिक वही कहता है कि हाँ स्टीम हीट, स्टीम इज अ बेटर फॉर्म ऑफ फर्मेंटेशन। सेक का एक बेहतर फॉर्म जो है वो हीट है, वो बच्चों को इस तरह से लाना भी वही लॉजिक पर बेस्ड है। जी, तो शोल्डर में क्योंकि डॉक्टर आदित्य रोटेटर कफ की बहुत बात होती है, या फिर जैसे आपने टेंडोन टियर की बात की, अब वहाँ पे भी सर्जरी से पहले क्या विकल्प है? जी, सर्जरी से पहला विकल्प यही है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि शोल्डर जॉइंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, वो ऐसे नी और हिप जितना सिंपल नहीं है। ओके। क्योंकि इसके आजू बाजू पूरा एक मसल्स है, डेल्टॉइड मसल, जो उसको बचा रही है शोल्डर तो जॉइंट जैसे हमने नी में तो जाना था कि हैमस्ट्रिंग जी। और ऊपर क्वाड्रिसेप्स, यहाँ पर जी, यहाँ पे डेल्टॉइड, ओके, ट्रेपेजियस, स्कैपुला, मतलब जो हमारी जोड़ की जो ब्लेड्स हैं वो, ओके। नेक, और अंदर अगर रोटेटर कफ टेंडन टियर नहीं है तो रोटेटर कफ की भी आप एक्सरसाइज कह रहे हैं कंपेयर टू द नी जॉइंट शोल्डर इज फार मोर यस, कॉम्प्लेक्स। बिकॉज द मसल्स आर मोर, क्योंकि मूवमेंट ही सब कुछ है। आप देखेंगे कि जितनी मूवमेंट हम शोल्डर की कर पा रहे हैं उतनी नी के नहीं कर पा रहे। तो जैसे हिप जॉइंट एक बॉल और सॉकेट है, शोल्डर जॉइंट एक बॉल और प्लेट है, इट इज नॉट लाइक सॉकेट। तो आपकी मूवमेंट्स हर तरफ बड़ी लचीली है, और यही चीज अगर लचीली भी है तो स्टिफ भी हो जाएंगी, क्योंकि अगर मसल स्टिफ हो गई तो डॉक्टर साहब जैसे हम दिखा है हमारी कॉलोनी में जो जिम होते हैं जी, उसमें वो एक शोल्डर व्हील होता है। जी जी बिल्कुल, उसका करने का लाभ होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन अगर वो टेंडन जब तक स्टिफनेस है, जैसे सर ने बताया, तब तक वो काम आएगा। लेकिन अगर वो टेंडन टियर है, किसी पेशेंट को इंजरी हुई थी और उसका हाथ ऊपर नहीं उठ रहा, और तब वो ये एक्सरसाइजेस कर रहा है, तो टेंडन टियर बढ़ भी जाते हैं। तो इसीलिए अगर किसी पेशेंट को 1 to 2 मंथ से ज्यादा अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो शोल्डर में एक्सरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल एमआरआई का होता है। ये भी मैं सबको बताना चाहूंगा कि एक्सरे में सिर्फ बोन्स दिखती हैं, और शोल्डर में यूजुअली बोन्स की प्रॉब्लम कम होती है। तो अगर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन उनको एमआरआई लिख रहा है शोल्डर के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कराएं, क्योंकि एक्सरेज में यूजुअली शोल्डर की प्रॉब्लम्स मिस हो जाती हैं। डॉक्टर तलवार राजस्थान चलते हैं। हेलो, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी मैम नमस्कार, मेरे कमर में दर्द रहता है, डिस्क की प्रॉब्लम है, L4 L5 में गैप है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 45 साल है और वेट? 80 किलो। डॉक्टर साहब ये कमर की बात कर रहे हैं, तो जब हम शोल्डर नहीं करते हैं तो असर कमर पे तो आता ही है। बिल्कुल, कमर जैसे अभी हम बात कर रहे थे, दो हाथ दो पैर जानवर हैं, वो हॉरिजॉन्टल है। अब ह्यूमन बींग्स को ये टैक्स पे करना पड़ गया अपराइट होने का। उनकी कमर बहुत सेंसिटिव है पोस्चर को, इसलिए कमर दर्द का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज, जिसको मोस्ट कॉमन कहा जाता है, इस पोस्चर। अपना पोस्चर ठीक रखें, रहन सहन, सोने की हैबिट, वजन उठाने की हैबिट, झुक के वजन नहीं उठाना, जब भी मुड़े तो हिप्स और नीज पे बेंड करके उठाएं वजन को। तो ये बेसिक पोस्चर की सेंसेस हैं जो हमें बहुत ध्यान रखना कोई है। एक्सरसाइज भी बताइए डॉक्टर साहब, आपने नी की तो बताई थी, शोल्डर की कुछ एक्सरसाइज? शोल्डर की यूजुअल एक्सरसाइज जैसा डॉक्टर आदित्य ने बताया, मोस्ट कॉमन जो आप भी बता रहे हैं, ओपन जिम लगे होते हैं, वहाँ शोल्डर व्हील है। अगर आपको बहुत माइल्ड सिम्टम्स है और आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है तो शोल्डर व्हील का इस्तेमाल करें। और शोल्डर और गर्दन की एक्सरसाइज साथ में करी जाती है, क्योंकि कई बार शोल्डर का दर्द एक्चुअली शोल्डर का दर्द ना होकर गर्दन की तरफ से आता है दर्द। तो गर्दन की जो हम दर्द की एक्सरसाइज कहते हैं, नेक की स्ट्रेंथनिंग, हाथ सीधा रखा, इससे फिर हेड से इसको दबाया, अच्छा, आगे की तरफ दबाया, फिर पीछे रखा, पीछे की तरफ दबाया, साइड में रखा, साइड में दबाया, बैठे बैठे। बिल्कुल बैठे बैठे, सारी एक्सरसाइज बैठे बैठे कर सकते हैं आप, कहीं जाना नहीं है आपने। ठीक है, शोल्डर आगे श्रग किया, पीछे श्रग करा। मोस्ट कॉमन 6 एक्सरसाइज है जो गर्दन की, घुटने की और शोल्डर की आप बैठे बैठे ऑफिस में भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये करते हैं हम लोग, आप लोग भी इतने बिजी डॉक्टर, हम आप सब करते हैं दिनचर्या में? जी सर, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि यूजुअली लोग नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक इंसान कर सकता है वो अपना पोस्चर का ध्यान रखे, विटामिन खाए, जैसे मैंने बोला पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट्स को जो जॉइंट्स की और मसल्स की प्रॉब्लम होती है वो इसलिए होती है कि उनका वाटर इनटेक बहुत कम होता है। तो आपके हाथ में जो चीजें आप वो करें डेफिनेटली, लेकिन अगर प्रॉब्लम है किसी को, स्पेशली वो बोल रहा है मेरे कंधे में प्रॉब्लम है, तो ऑर्थोपेडिक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। लेकिन बिना ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के एडवाइस के एमआरआई अपने आप तो नहीं कराना? नहीं, कोई नेसेसरी एमआरआई कराने में बड़ी मेहनत लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जब तक आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन टेस्ट करके पूरा एग्जामिनेशन चेक करके पावर ना बोले कि एमआरआई कराए, तब तक एमआरआई डायरेक्टली कराने को बहुत सारे पेशेंट है हमारे पास, आई एम श्योर डॉक्टर जतिन भी जानते हैं कि घुटने एक्सरे कहीं की भी बस एमआरआई करा के आ जाते हैं। आपको उनको ये समझना पड़ेगा, एमआरआई कराने के बाद भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं बदलेगा। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टार्टिंग में सेम ही रहेगा, वो है फिजियो, एक्सरसाइजेस, विटामिन, कैल्शियम D3। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन अक्रॉस द वर्ल्ड सेम यही मेडिसिन देते हैं, तो ये आप करें, आपके हाथ में यही चीजें हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्ते। नमस्कार, टेलीविजन का वॉल्यूम कम कीजिए, जल्दी से सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते।
मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। माय एज इज 67 years. माय एज इज 67 years जी। ओल्ड। ओके जी हाँ। मैं अराउंड फ्यू मंथ्स बैक मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था वेट रिड्यूस करने के लिए। उस टाइम पे मेरे को राइट नी पेन हो गया। जी पेन हो गए तो देन आई कंसल्टेड देयर डॉक्टर ओनली। दे सजेस्टेड टू गो फॉर अ फिजियोथेरेपी। जी देन वो फिजियोथेरेपी में पाँव में वेट लगा के उसमें कुछ एक 4-5 डेज एक्सरसाइज करवाया। जी। उसके बाद वो नी ठीक हो गया। नी में स्ट्रेंथ आ गया। जी नी में स्ट्रेंथ आ गया तो मैं स्टेप भी करने के लिए स्टार्ट हो गया। जी तो अभी उन्होंने घर में भी आप कर सकता बोल के बोला है। अगर चाला यूज दैट 2 kg 1.5 kg का वेट लगा के मैं डेली कर सकता हूँ क्या? जी, So that, जी। maintain that, strength जी in the थैंक knee. यू डॉक्टर आदित्य। जी जो एंकल वेट्स की ये बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। सेम एक्सरसाइजेज है जैसे क्वाड्रिसेप्स की, हैमस्ट्रिंग्स की उल्टा लेट के करी, आपने करवट लेके साइड में हिप एब्डक्टर्स की करी। इन एक्सरसाइजेज से आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाती है। Okay. तो अगर कोई पेशेंट रेगुलरली ये विदाउट वेट्स कर रहा है तो वो 1-2 kg से स्टार्ट करके अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग और बढ़ा वेट सकता है। रखते कहाँ है? एंकल पे जैसे यहाँ बांधते हैं ना, यहाँ पे बांधा जाता है। जैसे घुंघरू बांधते हैं ऐसे बांधते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइजेज मोस्टली हम लोग हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स को जैसे सर्जरीज या इंजरीज की स्पोर्ट्स बात की आपने बताते हैं। बात की डॉक्टर तलवार, एक शब्द बड़ा आता है ACL टीयर। ACL टीयर बिल्कुल। क्रिकेट में हमने देखा है। ACL टीयर क्या है और क्या ये सामान्य लोगों को भी हो सकता है? बेसिकली ACL मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अच्छा क्रूशिएट मतलब क्रूसिफॉर्म, ओके क्रूसिफॉर्म क्रॉस। ओके। तो 2 तरह के लिगामेंट होते हैं इसके अंदर, एक होता है ACL, एक होता है PCL। एंटीरियर क्रूशिएट जो आगे से पीछे जाता है और एक पोस्टीरियर क्रूशिएट, 2 तरह के एक दूसरे क्रॉस करते हुए। ACL एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टेबलाइजर्स है नी का, जो ऊपर की फीमर बोन को टिबिया से जोड़े रखता है। ओके ये दोनों लिगामेंट ACL और PCL क्रॉस करके पकड़ते हैं दोनों बोन्स को। ओके। तो ACL टीयर यूजुअली अगर आप देखेंगे यंग एज में स्पोर्ट्समैन में होता है। ओके। और किसी भी तरह का सीरियस ट्रीटमेंट जो है जिसमें आगे जाके सर्जरी में भी कन्वर्ट होता है वो यूजुअली स्पोर्ट्समैन को रिक्वायर्ड होता है। ओके। एक यूजुअल हाउस होल्ड वर्कर, ऑफिस वर्कर में ACL टीयर अगर बहुत अर्ली स्टेज में है तो सबसे बेस्ट चीज होती है स्टार्टिंग फ्रॉम फिजियोथेरेपी ओके। और मसल स्ट्रेंथनिंग। राइट अगर आपकी मसल अच्छी स्ट्रेंथेंड है, मजबूत है, तो वो इस लिगामेंट के फंक्शन को टेक कर लेती है, राइट उस लिगामेंट के फंक्शन को सप्लीमेंट कर लेती ओके। है। ठीक है, तो जितना आपकी मसल स्टेबलाइज रहेंगी उतना ही आपका जॉइंट स्टेबल रहेगा। राइट 10 सेकंड डॉक्टर साहब, नया साल आ रहा है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या लें कि हमारे जॉइंट चलती रहें? न्यू ईयर रेजोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी एक्सरसाइजेस करें, फिट रहें, ओबेसिटी से बचे रहें, वेट को मैनेज करें, अपनी एक्टिविटीज़ को पहचानें जिनसे उनको पेन हो रहा है, वो एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें, और इन जनरल गूगल डॉक्टर बनना बंद करें, अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे अपना सही गाइडेंस जी डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर जतिन, आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।